Here is the another question of sole trader and its adjustments. आपके पास सोल ट्रेडर का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सोल ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर में पूरे 20 मार्क में इनकम स्टेटमेंट भी दे दे और SOFP भी दे दे. मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. एक्सट्रैक्ट दे देगा या कोई मिसिंग चीज़ दे देगा या कुछ ना कुछ करके दे देगा. जैसे अब ये क्वेश्चन मेरे पास है मार्च 2024 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4. Sara is our sole trader. She has prepared her income statement 31st December 2023. This show a profit for the year. इसका मतलब आपको इनकम स्टेटमेंट बना के दे दी है, प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, हमें नहीं बनानी. इसके बाद she has closed the ledger account for income and expenses. इनकम एंड एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट क्लोज किए हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री को किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया. अब इस वाले क्वेश्चन की जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, प्रिपेयर इन्वेंट्री अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द. अब ये आज तक IGCSE के कोर्स में था. ओ लेवल्स जब तक था तब तक इन्वेंट्री अकाउंट नहीं होता था, बट मैं फिर भी अपने बच्चों को प्रिपेयर करके भेजता था, अगर इन्वेंट्री अकाउंट आ जाए तो आप सॉल्व कर देना. अच्छा, कितने मार्क्स का है इन्वेंट्री अकाउंट? 4 मार्क्स का है. मेरे लिए तो मैटर करता है. 2 तरह की इन्वेंट्री होती है, एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है. क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री वो होती है जो हमारी बच गई है, जो अभी सेल आउट नहीं हुई है, तो वो हमारा क्लोजिंग है और वो हम उसको एसेट ट्रीट करते हैं. इस बात पे एग्री करते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री, इस सवाल में जो ये वाली जो इन्वेंट्री दी हुई है वो कौन सी दी हुई है बेटा? क्लोजिंग दी हुई है. कौन सी दी हुई है? क्लोजिंग दी हुई है. अच्छा, स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2023 हुआ होगा. अकल और दिमाग तो यही कहती है. और 31 दिसंबर 2023. तो ये जो इन्वेंट्री है तुम्हारे पास वो कौन सी दी हुई है बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है. अच्छा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है. ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में नहीं दी हुई, बट उन्होंने उस फॉर्म में दी हुई है. किस फॉर्म में? बैलेंस ब्रॉट डाउन के उस पर दी हुई है. जी बेटा. अच्छा बेटा, 1 जनवरी 2023 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2022 का क्लोजिंग रहा होगा. तो 1 जन 2023 के लिए क्या बन गया होगा? ओपनिंग बन गया होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोला नहीं है. सर मैं अब इसकी बैलेंसिंग करने जा रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए. और वो कैसे आएगी बेटा? मैंने कहा यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर लिया. इन्वेंट्री कितनी, ये वाली साइड कितनी थी? 5811. अब जैसे हम BDCD करते हैं, इन्वेंट्री को हम BDCD नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये 1 जन 2023 के लिए थी. तो इनकम स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर देख लीजिएगा, 5811 हो जाएगा. तो दोनों साइड्स क्या हो गई आपकी? इक्वल हो गई. यानी ओपनिंग इन्वेंट्री थी आपके पास 5811 है बेटा. एसेट अकाउंट नहीं है, ये इन्वेंट्री अकाउंट है. जस्ट लाइक एक तरह से समझ लें, इन्वेंट्री आपकी एसेट, करंट एसेट होती है, तो आपका एसेट अकाउंट है. तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? क्वेश्चन में ही गिवन थी 5811. जी बेटा. बैलेंस BD मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास, यानी इन्वेंट्री ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस हो गया. कुछ नहीं है वहाँ माइनस करने के लिए, तो मैंने I/S लिख दिया. आप I/S नहीं लिखोगे, इसकी जगह पूरा वर्ड लिखोगे. वो क्या होगा आपका, जिसको आप क्या कहते हो? इनकम स्टेटमेंट. एग्री बेटा. और ये कौन सा होगा? एक मिनट रुकिएगा बेटा. 2023 दिसंबर 31. अब 2023 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये 2023 का क्लोजिंग है, तो 2024 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा. तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2024. यहाँ क्या लिखा? जैन. और यहाँ क्या लिखा? बैलेंस BD कितना? 5811. एग्री. मगर एक मिनट रुकिएगा. तो 1 जनवरी को मेरा ओपनिंग, यानी 31 जनवरी 2023 का क्लोजिंग मेरा कितना था? 6275 था. तो ये 1 जन 2024 के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा. कितना बन जाएगा? 6275. एग्री बेटा. यहाँ तक क्लियर है आपके पास? कितना बेटा? 5811 जो लिखा है. किस में बेटा? इनकम स्टेटमेंट में. कहाँ पर लिखा हुआ है?
कहाँ लिखा हुआ है? 5811 सही है। सही। तो ये मेरे पास ओपनिंग कितनी दी हुई थी? 511 डेबिट साइड हैवी थी, मैंने क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं था, तो इनकम स्टेटमेंट से इसको क्लोज कर दिया, ख़त्म। इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इनकम स्टेटमेंट तो बनाने का बोला ही नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो ऑलरेडी बनी हुई है और जिसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 20,180। तो पहली रिक्वायरमेंट ही क्या थी? प्रिपेयर इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री का अकाउंट बना हुआ था, ये मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन ने खुद ही गिवन करके दिया है। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2023 का ये ओपनिंग था, तो 31 दिसंबर 2023 के लिए क्या बन गया? ये क्लोजिंग बन गया। एग्री बेटा? कोई मसला? अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर 31 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सब लोग देखना, कंसंट्रेट करने की कोशिश करना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? दिसंबर 31। तो दिसंबर 31 की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी मेरे पास? 6275 थी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बैलेंस CD 6275। ये क्या है? मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। आई होप यहाँ तक आपका दिमाग में कोई सवाल या कोई कंसर्न रहना नहीं चाहिए। इन्वेंट्री की नेचर क्या होती है बेटा? डेबिट होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2023 की गिवन थी क्वेश्चन में। तो बेटा जो इन्वेंट्री बच गई तो वो क्लोजिंग होगी ना बेटा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री अगर देखा जाए डेबिट है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी साल के आखिर में कितनी इन्वेंट्री बची हुई है? 6275 है। ये 2023 का क्लोजिंग है, तो 2024 के लिए क्या बनेगा? तो यहाँ पर लिख दूँ, किस नाम से लिख दूँ? बैलेंस किस वाले को बेटा? इस क्वेश्चन में 2024 का हमें बैलेंस ब्राउट डाउन निकालना है, जो कि निकाल लिया। कितना आ गया? तो अब जाहिर सी बात है, कौन सी साइड तुम्हें दिखने में हैवी लग रही है? क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड पे माइनस करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो इसको तुमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। यानी इनकम स्टेटमेंट में ये क्या रही होगी तुम्हारी? क्लोजिंग इन्वेंट्री रही होगी कितनी? 6275। तो ये तुम्हारी कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्होंने सिंपल सा तुम्हें बोला था 31 दिसंबर 2023 इन्वेंट्री अकाउंट बनाओ, तो मैंने इन्वेंट्री अकाउंट बना लिया, जो कि कितने से बनाए? 6275 से बनाए। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, नया बैलेंस नीचे लेकर आ गया। उन्होंने मुझसे कौन सा मांगा था? 1 जनवरी 2024 का बैलेंस मांगा था। डन। क्योंकि सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दी हुई थी, जो भी दी हुई थी इन्होंने इस फॉर्म में दी हुई है। बोला 1 जनवरी 2023 की मेरी ओपनिंग थी, तो इनकम स्टेटमेंट से मैंने ओपनिंग को क्लोज कर दिया। और इसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन खुद इन्होंने लिख के दिया है कि ये इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2023 की एक क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग है तो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो ऑटोमेटिकली जब वो साल ख़त्म होगा तो वो ओपनिंग डेबिट साइड पे ओपनिंग बन जाएगी। तो इसका मतलब 6275 जो है इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और करंट एसेट जब बनाएंगे तो उसमें करंट एसेट में इन्वेंट्री 6275 हमारी एसेट बच जाएगी, जो अभी सेल नहीं हुई, जो अभी बिकी नहीं है, जो हमारे पास पड़ी है, तो वो हमारा क्या है? एसेट है बेटा। इन्वेंट्री अकाउंट इन्होंने ये मांगा था 4 मार्क्स का। क्लोजिंग इन्वेंट्री की डेट 31 दिसंबर लिख दिया ना। अच्छा बेटा, फिर इसके बाद अगेन एक चीज़ है क्या? प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, फॉर्मेट आपको जो है कोई कैपिटल अकाउंट का कोई सच फॉर्मेट नहीं होता, मैं आपको वो फिर भी बोलोगे तो बनवा दूंगा एंड में। तो ये देखना, कैपिटल अकाउंट मतलब ये क्रेडिट साइड मींस प्लस, डेबिट साइड मींस माइनस। क्रेडिट नेचर है इस वजह से, क्योंकि कैपिटल की नेचर क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। अब चुप होके यहाँ पर बात सुनना। जैसे तुम लोग सोल ट्रेडर पढ़ते हो ना, याद है? सोल ट्रेडर में क्या करते हो? कैपिटल लिखते हो, हाँ, प्लस या माइनस, प्रॉफिट या लॉस लिखते हो, फिर क्या करते हो? माइनस ड्राइंग करते हो। तो तुम्हारे पास क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल आता है, मगर उस वर्ड को लिखते नहीं हो, मगर वो होता कौन सा है? क्लोजिंग कैपिटल ही होता है ना। तो यही तुम्हें नॉर्मल वर्टिकल फॉर्मेट में था, ये तुम्हें टी अकाउंट फॉर्मेट में निकालना है, जो कि मैं अभी 2 मिनट में तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ। कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 1,15,000। सही है।
सर अब मैं इसको ओपनिंग कैपिटल ये कब की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो ये ओपनिंग कैपिटल मेरा कब का है, कौन सी डेट का है, ये मुझे बता सकते हो? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2023 जैन 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर आप यहाँ क्यों लिख रहे हो, ये बात का जवाब दूंगा ही नहीं मैं। सर डेबिट पे क्यों नहीं लिख रहे हो, इसका जवाब नहीं दूंगा। आप क्रेडिट पे ही क्यों लिख रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पे क्यों लिखा जाता है। 1,15,793 एग्री। अच्छा, इसके बाद सवाल में प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था, आपको कैसे पता? सर मुझे नहीं पता, मगर सवाल में उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। जब प्रॉफिट होगा तो इंसान की इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। और लॉस होगा तो उसकी प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट कम होगी या बढ़ेगी? तो इसका मतलब अभी हमारे पास इस केस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि आप कहाँ लिखते हो? नहीं बेटा, 20,180। सर अगर लॉस होता तो आप डेबिट साइड पे लिखते, इसका मतलब हुआ कि उससे कैपिटल क्या हुआ, कम हुआ। और क्रेडिट पे क्यों लिखा है, जिससे आपका क्या यानी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट आया तो उसकी आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, बढ़ गई। कब आया ये? December 31 को आया। अच्छा, मालिक ने फिर बिज़नेस में से अपनी ज़ात के लिए क्या कर ली, ड्राइंग्स कर ली। तो जाहिर सी बात है जब मालिक बिज़नेस से कोई ड्राइंग्स करेगा तो उससे आपके बिज़नेस का कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो ये लो डेबिट साइड पे लिख दिया। कितने से कम हो गया? 19,260। तो जिस चीज की क्रेडिट नेचर होती है तो उस अकाउंट में डेबिट, जो चीज जाती है वो डेबिट में लिखते हैं और जो चीज आती है वो क्रेडिट में। जी बेटा, एसेट की नेचर डेबिट है, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल कम होगा तो तुम ड्राइंग्स करोगे तुम्हारे बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, तो डेबिट साइड पे लिख दिया। और तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब टोटल करो कितना हो रहा है, 1,15,793 प्लस 20,180 कितना, 135,973। ये मेरा टोटल आ गया, जिसमें से मैं 19,260 निकाल चुका। तो मेरा क्लोजिंग कितना बच जाएगा, 116,713। दोनों साइड्स मेरी इक्वल हो गई। अब सी डी यहाँ पर हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा बेटा, मुझे डिस्टर्बेंस की आवाज़ नहीं चाहिए। ये मेरा क्या हो जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ सबको, ये देखना, ये कितना था तुम्हारे पास ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्रॉफिट 20,180 प्लस किया, ड्राइंग्स किया, तो ये क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट से तुमने क्या निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। कैपिटल अकाउंट से तुमने क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। ये कितने का मार्क्स, लिख लो, मसला नहीं है, अगर नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है बेटा। तो ये आपके पास 4 और 3 कितने हो गए, 7 मार्क हो गया। अब इसके बाद तुम लोगों को क्या मांगा है, ज़रा पढ़ो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इसका मतलब पूरी इनकम स्टेटमेंट वो खा गया है, सिर्फ आपको ये प्रॉफिट दे दिया था। अब मैं SOFP बना रहा हूँ, और वो भी आप सब बच्चों को पता है, SOFP का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से चलना है। तो मैं नहीं दी हुई मेरे ख्याल से। तो ये देखिएगा, सबसे पहले कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू। मैंने वैसे 3 कॉलम्स होते हैं, मैंने तीनों कॉलम्स बना लिए हैं। अब सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, एसेट से होता है। फिर इसके बाद किसकी हेडिंग आ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स की आ जाएगी। नॉन करंट एसेट में सबसे पहला एसेट कौन सा है, प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 100,000। प्रेमाइसिस की डेप्रिसिएशन है, प्रेमाइसिस की डेप्रिसिएशन नहीं है, तो थर्ड कॉलम पे यही एज इट इज़ आ गई। प्रेमाइसिस के बाद क्या है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, कॉस्ट कितनी है, 40,000।
एक्यूमुलेटेड मतलब डेप्रिसिएशन कितनी है, 40 में से 15 निकाल दो, कितना हो गया, 25,000। दोनों को टोटल कर लो तो इसका मतलब मेरे टोटल एसेट्स कितने हो गए, 1,25,000। इसके बाद क्या हेडिंग आएगी, करंट एसेट। बेटा करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है, करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है, इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, 6275। फिर क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में से पीएफडीडी को लेस करना होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, 8,540 लेस पीएफडीडी कितना है, 427। माइनस करके बता सकते हैं कितना आ जाएगा, माइनस करके बता सकते हैं 8540 माइनस 427। 8113। थैंक यू, 8113। अच्छा, सवाल में अदर रिसीवेबल यानी प्रीपेड नाम का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो इग्नोर कर दूंगा। कैश इन हैंड भी, कैश एट बैंक नहीं है, तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो कैश कितना दिया हुआ है, 350। जी बेटा, कैश 350 हो गया। सर जी बेटा, आपने इन्वेंट्री सेकंड कॉलम में क्यों? बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था, फर्स्ट कॉलम में आप जब मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं तो फर्स्ट कॉलम होता है, सेकंड कॉलम में आप सेकंड वैल्यूज़ लिखते हैं और थर्ड कॉलम में टोटल लिखते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट थी तो उसको पहले कॉलम में लिखा, फाइनल वैल्यू सेकंड कॉलम पे लिखी है। फिर सेकंड कॉलम में इन्वेंट्री आई, ट्रेड रिसीवेबल रिमेनिंग आया और कैश आया, इन सबको प्लस करेंगे और थर्ड कॉलम पे लिखेंगे। जिस जगह पे अगर ट्रेड लेस पीएफडीडी नहीं होता तो ट्रेड रिसीवेबल सेकंड कॉलम पे आ जाता। समझ गई? तीनों को प्लस करो, 6275 प्लस 8113 प्लस 350, तीनों को टोटल करो कितना आता है, 14,000 14,738। दोनों को टोटल कर लो कितना आ जाएगा बच्चों, 139। बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी होती है मेरा बेटा। 139। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, टोटल एसेट्स हो गए कितने, 139,738। फिर उसके बाद तुम क्या हेडिंग डालोगे, इक्विटी। सो जाओ, इक्विटी एंड, बस तो पे चुप होके बैठ जाओ। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की अगर हेडिंग डाल रहा हूँ तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की अगर हेडिंग डालूंगा ना, अब यहाँ पर देखना, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल ये रहा, कुछ 115,793। सवाल में प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, कितने का था, 20,180। 20,180 लेस ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स कितनी थी, 19,260। इन सबको सॉल्व किया तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आया होगा, 116,713। इसके बाद सवाल में क्या था, ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी इसमें क्या चीज़ आती है, बैंक लोन। वो कितना दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन, एक ही वैल्यू है तो डायरेक्ट थर्ड कॉलम पे लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद क्या हेडिंग आएगी, ऐड करंट। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी के बाद क्या आएगी, ट्रेड पेबल। सवाल में देखेंगे अगर है तो ट्रेड पेबल कितना है, सेकंड कॉलम पे लिखेंगे। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 4900। इसके बाद अदर पेबल दिया हुआ है, अदर पेबल एक्रूड दिया हुआ है, किसका, वेजेस का दिया हुआ है 1000 का। इसके अलावा और कोई चीज़ नज़र आ रही है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। इन सब का टोटल करने के बाद कितना आ रहा है, 11,000। तो आप क्लोजिंग कैपिटल, आप क्लोजिंग कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी,
और करंट लाइबिलिटी की तीनों को प्लस कर लें, क्या आ जाएगा? 139,738 टोटल इक्विटी एन 139,738। तो इसका मतलब आपके जो टोटल एसेट्स हैं ना वो किसके बराबर है? टोटल इक्विटी बेटा डाल दी ऑलरेडी 6275 बेटा ये रही। इसके बाद ये आपके पास क्या था? विदाउट एनी एडजस्टमेंट SOFP दी थी। और ये बहुत लेटेस्ट सवाल है, फैब 2024। अभी जो ओ लेवल्स का एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर नवंबर 24, 3-4 दिन पहले, उसमें पता नहीं टेस्ट हुआ है या नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब ये 5 मार्क का। अच्छा, स्टेट द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। मैं आपको जब कह रहा था ना कि इनकी जो सवाल में जो इसकी औकात है ना वो कितनी है, 1 मार्क 2 मार्क मैक्सिमम 5 मार्क। और P1 में एक MCQ। अब इन्होंने कितनी तरह की रिसीट होती हैं? 2 तरह की। एक होती है कैपिटल रिसीट और एक होती है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट इज़ दैट इट अकर्स व्हेन मनी रिसीव अदर देन नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जैसे लोन फ्रॉम बैंक हो गया, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हो गया। अब इन्होंने क्या बोला हुआ था? रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूँ, इट अकर्स व्हेन मनी रिसीव नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन, अच्छा 1 मार्क ही बोला हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? रेवेन्यू रिसीट्स आर अमाउंट receive by a business from the usual या normal trading activities. For example, interest received, sale of goods, etc etc. और अब इस वाले पार्ट में ये वाली थ्योरी 5 मार्क की है। ये किसी बुक में नहीं दी जाएगी, किसी जगह पे नहीं जाएगी, तो मैं खुद से ओन वर्ड्स में लिखनी है। मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिएगा। सारा इज़ कंसिडरिंग परचेजिंग डिलीवरी व्हीकल। सारा जो है क्या ख़रीदना चाहती है? शी थिंक दैट हर सेल्स वुड इंक्रीज इफ शी वॉज एबल टू डिलीवर गुड्स टू हर कस्टमर। शी शुड चार्ज ए स्मॉल अमाउंट टू हर कस्टमर टू कवर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। मैंने कहा भाई मैं पानी की सप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ? मेरा RO प्लांट है। RO प्लांट में अगर मैं एक बाइक ले लूँ और बाइक के पीछे चिंची रिक्शा टाइप की जो बाइक होती है, अगर मेरी अपनी डिलीवरी होगी तो मुझे बचेगा ना, फ़ायदा मिलेगा ना। मैंने कहा कि यार विद इन 5 किलोमीटर के सराउंडिंग में, 5 से 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में डिलीवरी चार्ज नहीं करूँगा, जो अमूमन लोग करते हैं। इसके अलावा 5 से 10 किलोमीटर के अलावा सराउंडिंग में 1 किलोमीटर भी ऊपर हुआ ना, आधा किलोमीटर, उसके हिसाब से हम डिलीवरी चार्ज करेंगे। अब जैसे मेरी वाइफ का बिज़नेस है बुक वॉर्म का। उन्होंने कहा हुआ है कि यार विद इन 5 सेंटीमीटर रेडियस वो डिलीवरी चार्ज नहीं करेंगी। अब 5 किलोमीटर से अगर 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर से ऊपर अगर कोई वो एरिया होता है तो उस पर डिलीवरी चार्ज होगी अकॉर्डिंग टू दियर एरिया, जैसे फूड पांडा वाला भी करता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, एक विद इन टाइम फ्रेम या विद इन किलोमीटर अगर आपका ऑर्डर आ रहा है तो कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। तो अब क्या सजेस्ट करना चाहिए तुम लोग एज अ बिजनेस स्टूडेंट कि भाई तुम एक डिलीवरी व्हीकल तो ख़रीद रहे हो, और वो ख़रीद क्यों रहे हो? दे थिंक यानी शी थिंक्स दैट हर सेल्स वुड इंक्रीज इफ़ शी वॉज एबल टू डिलीवर गुड्स टू हर कस्टमर। यानी उससे डिलीवरी व्हीकल ख़रीदने से उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी क्या? शी वुड चार्ज ए स्मॉल अमाउंट टू हर कस्टमर टू कवर द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। तो नीचे क्या लिखा है? एडवाइस करो कि सारा को ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रोवाइडिंग टू एडवांटेज एंड प्रोवाइडिंग टू डिसएडवांटेज। यहाँ तक बताएं, यानी खरीदने पे फ़ायदे बताएं और नुकसान बताएं, और ना खरीदने के फ़ायदे और नुकसान बताएं। यानी 2 फ़ायदे होने चाहिए और 2 डिसएडवांटेज। हाँ, फिर अगर इन्वेस्ट करोगे तो एक फ़ायदा ये है कि आपका पर्सनल एसेट हो जाएगा। क्यों इन्वेस्ट करना? पैसे जा रहे हैं तो बदले में आपके पास एक एसेट भी तो जिंदा हयात आपके लिए बन रहा है ना। ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट। रेंट पे भी दे सकती है गाड़ी
और उससे इनकम कमा सकती है, रेंटल इनकम। मगर अभी खैर इस वाले सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ, एडवांटेज में उसकी मेंटेनेंस के पैसे। वही बात है, तो फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो अगर मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ तो यहाँ देख लेना, और फिर 1 मार्क्स अपना ओपिनियन दे देना कि भाई एक चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, इट में इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट / ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। 1 पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद डिलीवरी व्हीकल मे बी यूज़, So increased. 1 मिनट बेटा, एडवर्टाइज द बिजनेस। तीसरा पॉइंट आपके पास इम्प्रूव एबिलिटी टू compete with other traders। इसके अलावा आपके पास may be able to sell to customer in wider area, या फिर customer without own transport, या फिर आपके पास कस्टमर कन्वीनियंस। अगर किसी के पास पानी की लेने की या ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है तो वो तो ज़्यादा रिकमेंडेड करेगा ना कि भाई हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। वो आपके पास बस शोर नहीं करना, सर को खामोशी से आने दो। तो इसके बाद ये सारे क्या हो गए, आपके पास एडवांटेजेस आ गए। अगर आपके पास यहाँ पर देखते हो एडवांटेज की बात कर, साइंस के बच्चों के मुंह से मगर ले लें, मगर इनको कहें शोर नहीं करें क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, मसला नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप लोग अपना कंसंट्रेट कीजिएगा, मुझे डिस्टर्ब, बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग खामोशी से नोट्स लें और चले जाएं, और बाकी कॉमर्स वाले बच्चे इधर देख लीजिएगा। दीज आर द एडवांटेजेस बेटा। अच्छा, हमें चाहिए 5 मार्क्स हैं तो 2 हमने एडवांटेज दे दिए। मैंने कितने लिख दिए, 1 2 3 4 से 5 एडवांटेजेस लिख दिए। अब इसके बाद डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखना ओवरड्राफ्ट कितने का है, 4900 का है, और मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 350 का पड़ा हुआ है। इसका मतलब मेरे हाथ में कैश नहीं है। बेटा जल्दी से ले लीजिए मेरा बेटा। तो मेरे पास कैश कितना दिया हुआ है, 350 का पड़ा हुआ है, और मेरे पास ओवरड्राफ्ट कितना पड़ा हुआ है, 4900 का। किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया था कि भाई मेरे पास तो लिक्विडिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो मोटर डिलीवरी व्हीकल ली गई होगी वो लोन से ली गई होगी, क्योंकि मेरे ऊपर लोन भी खड़ा हुआ है। लोन कितने का खड़ा हुआ है, मेरे ऊपर 12,000 रुपये का लोन खड़ा हुआ है। तो मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बेटा लिक्विडिटी मीन्स कि आपके पास इतना इनफ कैश नहीं है, कि आपके पास इतने बिजनेस के अंदर इतना इनफ कैश नहीं है। आपके पास इतना इनफ पैसा नहीं है कि आप अपने बिज़नेस को हैंडल कर सको, अपने बिज़नेस को मैनेज कर सको। मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया, हैज़ अ बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड ऑलरेडी लोन आपके पास है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या हो गया, द व्हीकल वुड हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, और बाद में वो क्या होगी, रिप्लेस भी हो सकती है। जी बेटा वही बात हो गई। सम कस्टमर्स / may be unwilling to pay
डिलीवरी चार्जेस, और हो सकता है कि इट में स्विच टू अदर सप्लायर्स। मैं अगर फॉर एग्जांपल ग्रीनो ऑर्डर करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि यार ग्रीनो का 540 का 550 का लार्ज ग्लास है, प्लेटफॉर्म फीस डालते हैं, डिलीवरी डाल देते हैं, ये करते हैं, तो ये 650-700 रुपये का पड़ जाता है। तो मैंने कहा यार 550 की चीज़ है, इससे अच्छा मैं किसी बंदे को भेज दूँ, वो खुद जाके ले आए, मुझे नेट 550 देने, मेरे 250-300 रुपये बच जाएंगे, टैक्स के बच जाएंगे, प्लेटफॉर्म फीस बच जाएगी, मेरी डिलीवरी बच जाएगी। तो मेरे एक 550 रुपये का आ रहा है, और अगर वो सब मिला के 800-700 रुपये का हो रहा है, तो मेरे लिए ज़्यादा क्या है, प्रेफरेबल ये है कि मैं खुद जाके ले लूँ। इसी तरह सेम केस, मुझे पानी चाहिए, तो मैंने कहा मेरे पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, मैं क्यों ना 2-2 गैलन भर के खुद से जाके ले आऊँ। तो बहुत सारे कस्टमर्स का लोगों का माइंडसेट भी ऐसा होता है कि यार ये अगर डिलीवरी चार्ज ले रहा है, तो मैं अगर मुझे दूसरा सस्ता मिल जाता है तो मैं उससे सामान उठा लेता हूँ, तो मैं अपने सप्लायर को क्या कर दूँगा, शिफ्ट कर दूँगा। एक पॉइंट मैंने लिखा है कि व्हीकल वुड हैव अ लिमिटेड यूज़फुल लाइफ। जाहिर सी बात है, जब डिलीवरी व्हीकल ज़्यादा चलेगी तो ज़्यादा डेप्रिशिएट भी होगी, क्योंकि व्हीकल की एक लाइफ है, इसके बाद तो वो रिप्लेस होनी ही होनी है, जिसको हम डेप्रिशिएट कहते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक और पॉइंट किसी और बच्चे ने भी रेज़ किया था, मस्ट कंसिडर एक्स्ट्रा कॉस्ट। जब चलेगी तो फ्यूल की कॉस्ट भी लगेगी, फ्यूल के साथ क्या होगी, रिपेयर्स और मेंटेनेंस की भी लगेगी, और जो चलाएगा उसकी वेजेस दोगे तो उसकी सैलरी भी लगेगी। तो भाई बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स है ना, फ़ायदा है भी और नुकसान भी है। बट तुम एज अ दिस क्वेश्चन कि तुम सारा को क्या सजेस्ट करते हो कि सारा को, जो सारा खुद एक ट्रेडर है, क्या उसको ये डिलीवरी व्हीकल परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या मांगे, वेट करना, एडवाइस बोला है। भाई मेरे हिसाब से देखो, कारोबार करने बैठे हो तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली सारा को जो, हैंस आई फील सारा वुड परचेज डिलीवरी व्हीकल टू यूज़ दी सप्लाइंग द, क्या कहते हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रही है, जो भी बिज़नेस कर रही है कि बिज़नेस उसके लिए, जिस बिज़नेस के लिए भी ले रही है कि उसको लेनी चाहिए। रीज़न मैंने बता दिए क्यों लेनी चाहिए, कि उससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, उससे मेरे पास क्या होंगे, नए नए क्लाइंट्स आएंगे। बेशक अगर मैं ये देखूं कि डिलीवरी व्हीकल से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वेजेस की कॉस्ट बढ़ी, तो मुझे खुद तो देने नहीं जाना ना। फिर उसके बाद क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, मेरे प्रॉफिट के साथ साथ क्या होगा, मेरे पास कस्टमर्स जो हैं वाइडर एरिया में मुझे मिलेंगे। मेरे पास ये कि फॉर एग्जांपल, अब जैसे मेरे घर में पानी आता है, अगर पानी आता है तो मेरे घर में वो पानी आता है, वो सुजुकी लेके आता है। अब वो और मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है, किसी के घर में पानी आता है ना, तो एक बाइक के अंदर बेचारे बच्चे ने, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, तो छोटा सा स्टील का केज बनाया होता है, 1 गैलन यानी 4-5 गैलन एक बाइक में, अपनी जान का ख़तरा लेकर भी वो जा रहा होता है। और वो उस बंदे की क्या डिलीवरी, जब उसकी अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, अपनी सुजुकी है, तो सुजुकी में मल्टीपल गैलन आ गए, हर घर के गैलन फिक्स होते हैं। जैसे मेरी वालदा, उन्होंने कहा हुआ है 9 गैलन, तो वो 9 ही लाता है। अगर मेरी वालदा 1 गैलन भी एक्स्ट्रा मांगती है ना, मना कर देता है, बाजी ये दूसरे घर के गैलन है, आपको चाहिए होंगे, बचेंगे ना, कोई मना करेगा तो मैं आपको दे दूंगा, चीज़ें कर दूंगा। तो इससे क्या हो रहा है कि वो वाइडर एरिया को भी कवर कर रहा है, उसके पास और कस्टमर्स आ रहे हैं, चीज़ें करें, वो टाइमली, अपने ट्रांसपोर्ट है तो टाइमली डिलीवर कर रहा है। अगर अपना ट्रांसपोर्ट है तो उसको पता है कि फ्यूल कॉस्ट कितनी लगनी है, उसको पता है लेबर कितनी लगनी है, उसको पता है सैलरी कितनी लगनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके पास अपना एक फिक्स एसेट भी तो हो रहा है। आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है डिलीवरी व्हीकल ख़रीदने में, तो एक ज़ाती तौर पे क्या हो गया, एसेट हो गया। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर ये 12,000 रुपये का लोन भी है, तो लोन जाहिर सी बात है, अगर ये देखा जाए तो उसको हर साल क्या करना पड़ेगा, लोन भी रीपे करना पड़ेगा, और फिर लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो भी देना पड़ेगा, चीज़ें करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो एज सच नुकसान भी हैं। मगर हम जब बिज़नेस मॉडल की बात करते हैं तो इसका मतलब सारा को डिलीवरी व्हीकल क्या करनी चाहिए, परचेज़ करनी चाहिए। इस वजह से परचेज़ करनी चाहिए, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है, या उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, चीज़ें कर रहा है। अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया, मैंने एक वर्ड लिखा था, इट में इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट नीचे एक्सपेंस है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक्सपेंसेस क्या हो गए, फ्यूल कॉस्ट हो गया, रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो आप उसको कमा भी तो रहे हो ना। अगर आपके घर के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी चल रही है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना फूड कार्ट चलाते हैं, दुकान लेना पसंद नहीं करते। मैं इसको